हिंदी यूनिट 10 अन्य गद्य विधाएं हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं जो कि मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखी गई है डायरी। ये निबंध शैली में लिखी गई है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अच्छे से इसको पूरा पढ़ लेना है, अच्छे से नोट कर लेना जहाँ भी आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, 2-3 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, मुर्दैया और साहित्य की डायरी, ठीक है, तिब्बत यात्रा, ये 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। तो एक साहित्यिक की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध, ये 1917 से 1964 इनका जीवन काल दिया गया है। मुक्तिबोध जी का, मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में और 1964 तक ये रहे। ये इनके द्वारा निबंध शैली में रचित है। ठीक है, इसमें साहित्यिक की डायरी को देख करके बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरी है, लेकिन ये डायरी विधा नहीं है, ये निबंध विधा है। ये थोड़ा अच्छे से फोकस करना है। मुक्तिबोध तार सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। 1943 ईस्वी में अज्ञे जी के द्वारा निकाली गई थी ये पत्रिका, जिसमें 7 कवियों का वर्णन है। तार सप्तक जो पहला सप्तक था, उसके पहले सप्तक में रहे थे कौन? मुक्तिबोध जी, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। मुक्तिबोध की मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्य की डायरी प्रकाशित नवंबर 1958 ईस्वी में वसुधा में प्रकाशित की थी। ठीक है, मतलब मुक्तिबोध की मृत्यु के पहले जितनी भी रचनाएं थी मुक्तिबोध जी की, वो ज्यादातर सभी इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, लेकिन श्रीकांत वर्मा ने इनकी जो ये एक साहित्य की डायरी थी, इसको मृत्यु के पहले ही प्रकाशित करवा दिया था नवंबर 1958 में। ठीक है, और आपकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1964 ईस्वी में। तो वसुधा नामक जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित करवाया था, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद 25 जून सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारतीय ज्ञानपीठ जो संस्था है, उससे मृत्यु के 2 महीने बाद यानी कि 1964 के बाद है। एक सेकंड रुकिए भाई। 1964 तक आपका जो है जीवन काल रहा है मुक्तिबोध जी का, और मृत्यु के 2 महीने बाद 25 जून सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये कह रहा है दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से मृत्यु के 2 महीने बाद। इसको थोड़ा-सा हम देख लेंगे बाद में, है ना? मृत्यु तो 1964 में दिखा रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ी-सी गड़बड़ है। कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में बता दूँगी। आगे एक बार आप थोड़ा-सा चेक करके देख लेना, है ना? आप खोजेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। पात्र हैं इसके लेखक और केशव, ठीक है? पात्र इसके कौन है? तो लेखक और केशव हैं। जब ये टाइप किया था ना, तब ये समझ में नहीं आया, ध्यान में नहीं आया कि इसमें क्या गलती है ना? बस टाइप करते चले गए जो दिखा, लेकिन अब थोड़ा-सा ध्यान दिया है पढ़ते समय, एक बार देख लेंगे, ठीक है? पात्र लेखक और केशव, इसमें 2 ही पात्र हैं। मुक्तिबोध जी के चिंतन परक ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है, ये मुक्तिबोध जी का चिंतन परक ग्रंथ है। एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ठीक है, ये सभी इनके चिंतन परक ग्रंथ हैं। भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक है। भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई है ना? इसमें इतिहास लिखा गया है भारत का, उनकी पुस्तक है। काठ का सपना तथा सतह से उठता आदमी उनके कहानी संग्रह हैं, तथा विपात्रा उनका उपन्यास है। ये अलग-अलग ग्रंथों का विधा बता रखी है यहाँ पर। विपात्रा उपन्यास है, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी दोनों कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा भारत का इतिहास और संस्कृति, इनकी इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये तीनों क्या हैं? चिंतन परक ग्रंथ है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन भी सहयोग किया था। ये भी ध्यान रखना है। पुस्तक का अंश एक बार देखते हैं। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है, और एक गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियां भी तिथिवार डायरियां रही होंगी। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। ये थोड़ा ध्यान देना है। एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय-समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से होती थी बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। आगे वसुधा के पहले नागपुर के नया खून नामक साप्ताहिक पत्रिका में वह एक साहित्य की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे। मतलब ये जो पुस्तक है एक साहित्य की डायरी, इससे पहले भी
नया खून नामक जो पत्रिका है उसमें कभी-कभी अर्ध साहित्यिक और गैर साहित्यिक जैसी विषयों पर छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे, जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हैं। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है, ठीक है? मुक्तिबोध की जो डायरी है वो उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। डायरी में संकलित कुल 13 निबंध है, ठीक है? ये ध्यान देना, डायरी में जो संकलित हैं वो कुल 13 निबंध है जिनकी विषय सूची इस प्रकार है। और ये जो विषय सूची है ना, ये 3 स्टार इस पर लगा लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखना, क्रम पूछ लिया जाता है, कभी लाइन पूछ ली जाती है, किस का निबंध है, ठीक है? तीसरा क्षण एक लंबी कविता का अंत, ये क्रम से ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। पांचवा है सड़क को लेकर एक बातचीत। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। नए की जन्म कुंडली एक, ठीक है? सातवें में नए की जन्म कुंडली एक और आठवें में है नए की जन्म कुंडली दो, ठीक है? ये ध्यान रखना। और नौवां है वीरकर। 10वां है विशिष्ट और अद्वितीय। 11वां है कुटुयान और काव्य सत्य, ठीक है? कुटुयान और काव्य सत्य। 12वें में आता है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक और 13वें में आता है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी दो, ठीक है? भाग दो से। तो ये 13 निबंध आपको याद रखने हैं, क्रम से याद रखने हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं एक बार। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, ठीक है? मनुष्य का जो व्यक्तित्व है एक गहरा रहस्य है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला। लेखक केशव की बात करते हैं, इसमें जो पात्र है, ठीक है? देखेंगे कौन है। इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था। उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला और अत्यंत ही क्षमाशील था। किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज प्रेमी, स्नेही भी था। ठीक है? तो केशव के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं लेखक। लेकिन आगे बताते हैं कि उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ और गुण दोष नहीं थे। यानी कि बालकों के लिए जो गुण दोष होते हैं बालकों के उसमें वो वाले गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। या उसमें मतलब छोटे बच्चे में ही बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरिटी और एक जो है प्रौढ़ता के लक्षण दिखाई देते थे लेखक को। आगे कहते हैं कि मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है। कि लेखक आगे कहते हैं कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वहाँ अथाह काला जल है, उस अथाह जल से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है। ठीक है? तो ये लेखक का यहाँ से उद्धरण याद रखना थोड़ा-सा, ठीक है? जिसमें मेरी ही आँखें चमक रही हैं, मानो 2 नीचे मूँग या पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों। आँखें इस प्रकार चमक रही हैं, जैसे कोई 2 मूँग या पत्थर चमक रहे हों और अंदर से प्रकाशित हो रहे हों। आगे कहते हैं मैं जो था वह स्वयं हो गया था। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर विलक्षण अस्वयं। आगे कहते हैं दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण को धारण कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। ठीक है? दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण को धारण करके फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वे गति में है। फैंटेसी डायनेमिक होती है। आप जानते हैं जो मुक्तिबोध है उन्हें फैंटेसी का कवि कहा जाता है। तो फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप होती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पांत बनने लगती है। ये थोड़ा-सा एक ऐसा निबंध है जो आपको एक बार में शायद समझ में नहीं आएगा। आपको इसे 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, जब शायद इसकी कुछ लाइनें आपके मतलब अच्छे से समझ में आ पाएँगी, है ना? यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, ठीक है? यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएँ लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं, वे वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी होती हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब अपनी बात कह रही हैं कि मैं छोटी-छोटी कविताएँ नहीं लिख सकता, है ना? जो छोटी होती हैं, वो छोटी ना हो कर के
बल्कि अधूरी होते हैं, अपने बारे में है, उनका विचार है। और इस प्रकार की ना मालूम कितनी ही कविताएँ मैंने अधूरी लिख कर के छोड़ दी हैं। उन्हें ख़त्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजेडी है। ठीक है, लेखक क्या कहते हैं, इसको अच्छे से ध्यान देना। आगे कहते हैं कि मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। आगे कहते हैं लेखक, ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है। ठीक है, ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज की उत्थानशील तथा हिरासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। शैले के काव्य का सौंदर्य उस मनोभूमिका से उत्पन्न हुआ है जो अपने युग में विकासमान उत्थानशील प्रवृत्तियों से परिपक्व हुई है। तो जितना आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब आगे हमें पढ़ना है मेरी तिब्बत यात्रा। तो मैं इसको भी साथ में पढ़ा ही देती हूँ, ठीक है? यूजीसी नेट 10 में अन्य गद्य में मेरी तिब्बत यात्रा को भी हम देख ही लेते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा यात्रा वृत्तांत लिखा गया है। कि मेरी तिब्बत यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी का ये यात्रा वृत्तांत है। यह यात्रा वृत्तांत सन 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, ये 1937 में प्रकाशित हुआ था। समय याद रखना है। इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायविक परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्षों पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत को पाठकों के सामने साकार कर देती है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूची है उसको देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। पुस्तक की विषय सूची इस प्रकार है। पुस्तक पुस्तक की क्या है? तो सबसे पहले भाग आता है लहासा से उत्तर की ओर, फिर चाड की ओर जाते हैं, फिर सक्य की ओर, फिर जेनम की ओर, फिर नेपाल की ओर, लहासा की ओर। ये है परिशिष्ट। ठीक है, लहासा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं लेखक और बाद में कहाँ लौटते हैं? लहासा की ओर लौटते हैं, पूरा चाड, सक्य, जेनम ये वाली जगहों पर घूम करके। ठीक है, आगे देखते हैं प्राक कथन। इसमें प्राक कथन को याद रखना है। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में निकले थे। ठीक है, यात्रा के अंतिम जो 2 अध्याय हैं, वो सरस्वती पत्रिका में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बंगला में प्रकाशित हुए थे। बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुए थे, ध्यान रखना। ठीक है, चित्र सरस्वती और प्रवासी, प्रवासी नामक जो पत्रिका थी, बांग्ला पत्रिका थी, इसमें प्रकाशित हुए थे। बिलाको को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। ठीक है, बिलाको को देने के लिए हम दोनों पत्रों के क्या हैं? आभारी हैं। प्रवासी पत्रिका कहाँ की थी? बांग्ला पत्रिका थी प्रवासी, जिसमें ये प्रकाशित हुए थे। प्रमुख उद्धरणों की अगर बात करें तो कलिम्पोंग, इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना? लेकिन 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। 3-4 इसमें टॉपिक इसी प्रकार के हैं कि आपको 2-3 बार पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है? कालिम्पोंग से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसीलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लहासा में 2 महीने 11 दिन रहे। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लहासा में लेखक कितने दिन रहे थे? तो 2 महीने 11 दिन रहे थे। यहाँ से पूछा जा सकता है। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभिसमया अलंकार टीका और वाद न्याय टीका की खोज पाने का सौभाग्य मिला था। विनय पिटक आप जानते हैं, ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है विनय पिटक। ठीक है, त्रिपिटक का नाम से उनका ग्रंथ जाना जाता है। तो विनय पिटक का अनुवाद और विज्ञप्ति कि उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त उसके 2 में दो इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण तालपत्र भी यहाँ पर, ये तालपत्र क्या है बल्कि ताम्रपत्र है कि संस्कृत ग्रंथों, इन 2 ग्रंथों को भी खोजा था लेखक ने। ठीक है, लेखक जगह-जगह जाते थे राहुल सांकृत्यायन जी ने, पुरानी-पुरानी पुस्तकों को खोजने का उन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये खोज पाने का सौभाग्य मिला। 2 महीने 11 दिन में उन्होंने ये सब किया। इसके अलावा कहते हैं कि हाँ, तो फेनबो पुराना फन युच्च की यात्रा
की क्यों ज़रूरत पड़ी? आगे कहते हैं कि फेम्बो की यात्रा की क्यों ज़रूरत पड़ी? 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे-अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में पैदा हुए थे। वो फेम्बो क्यों गए थे? तो इस वाली जगह पर कहते हैं कि कितने अच्छे-अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में पैदा हुए। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेम वो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। ठीक है? तंत्र मंत्र से वो यहाँ पर इसके विरुद्ध रहता है फेम वो, इसीलिए रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित स र ब सर्वा को तो तंत्र मंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी थी कि स र ब सर्वा मरने के बाद जरूर नरक में गया होगा। है, तो ये थोड़ा फेम्बो जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पर अच्छे-अच्छे विद्वान हुए थे, तंत्र-मंत्र से हमेशा बगावत करते थे, तो ये लेखक ने बताया है। आगे कहते हैं कि रास्ता कुछ तो अच्छा ज़रूर है ना? गोला यही इस जोत का नाम है, यही इस जोत का नाम है कि गोला के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। कैसी दिखी? कि लहासा से वो थोड़ा-सा दूर जा चुके थे और है ना? तो दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों यानी कि हजारों पर्वत शिखर थे, जो तिब्बत देश को सहस्त्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुल वस्तुतः फनयुज हित का देश है। कि ये तिब्बत के स्थानों के नाम है, आप जानते हैं चीन हो गया, नेपाल चीन हो गया, जापान हो गया और ये तिब्बत हो गया, ये सब मतलब यहाँ के शब्द इसी तरह के हैं, यहाँ की भाषा वगैरह भी थोड़ी-सी इस तरह की लिखी जाती है, आपने देखा होगा फन-युल, फन-युज, फेम-बो, गोला, ठीक है? ये शब्द आप याद रख लेना। शब्द ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे 1-2 बार में तो समझ में आ ही जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। आगे मध्याह्न के भोजन के उपरांत है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। मैं पहले आपको बता देती हूँ, स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे छोटी इन चीज़ों को आपको पढ़ने में अच्छा ना लगे और आप स्किप करो, तो आपका नुकसान हो सकता है पेपर में, ठीक है? तो मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफ़िला नालंदा के लिए रवाना हुआ। नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत नालंदा आप जानती हैं, बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय नाम से था। भारत के नालंदा के नाम पर जहाँ लंका में एक नालंदा है, लेकिन ये भारत के नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ भारत के नालंदा के नाम पर ही लंका में भी क्या था, एक नालंदा नामक स्थान है, वहाँ तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है, ठीक है? प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुँचे। ये नालंदा कहाँ पर था? लंका के अंदर था। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है। यद्यपि जो स्थान है निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं, कुछ खंडर भी कहीं-कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। उसके चारों तरफ हरियाली है, इसलिए अच्छा लगता है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। यहाँ पर बताया गया है जो लंका में जो नालंदा नामक जो स्थान है वो 15वीं शताब्दी के आरंभ में बना था। निर्माता कौन है? निर्माता रोड्स, ये नाम है रोड्स तोनसाके ग्रग्यल म शन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे। इतना लंबा चौड़ा सा नाम है जिन्होंने नालंदा का निर्माण करवाया था, ना लंका वाले का। मैं बार-बार बोल रही हूँ आपको कहीं आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ। अच्छे दार्शनिक थे और ख-प है ना 1357 से 1419 ईस्वी के महाविद्वान शिष्य मतलब चोंग-खा-पा के महाविद्वान थे, महाविद्वान शिष्य थे कौन? मक्स प्रोपव, है ना? और ये प्रतिद्वंदी थे, उस ईस्वी के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था, ठीक है? नालंदा तिब्बत का और तिब्बत का नालंदा था, है ना? आगे है दक्षिण ओर के मंदिर में दीवारों पर तरह-तरह के मॉडल चित्र हैं, है ना? कैसे हैं? मंडल चित्र हैं, मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेयी की खड़ी पीतल की मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं, है ना? आप जानते ही हैं चीन में भी और तिब्बत में भी बौद्ध की प्रतिमाओं को पूजा जाता है, बौद्ध की पूजा होती है ना? बौद्ध धर्म को माना जाता है वहाँ पर। तो वहाँ की मूर्तियों में बुद्ध और मैत्रेयी की खड़ी पीतल की मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं। बुद्ध की मूर्तियों में चीवर पहनने का वही ढंग है जो वर्मा के भिक्षुओं में आज भी पाया जाता है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनमें कपड़े वो उसी प्रकार के पहनते हैं जैसे कि आज भी वर्मा बोलते हैं म्यांमार को, ठीक है? पहले वर्मा नाम था, अब इसका म्यांमार नाम से हम जानते हैं, आप जानते हो, ठीक है? म्यांमार के भिक्षुओं में आज भी ये इसी तरह का कपड़ा पहनने का ढंग है।
आगे कहते हैं नेपाल में अब की बार मैंने प्राचीन हिंदी ग्रंथों की तलाश की, है ना? इस बार नेपाल में किसकी तलाश की गई? तो हिंदी ग्रंथों की तलाश की गई। राजगुरु के पास अपना भी प्राचीन ग्रंथों का एक अच्छा संग्रह है। उसमें 10वीं शताब्दी के सिद्ध कौन है? तिल्लोपा का एक दोहा कोष मिला। कि तिल्लोपा का क्या मिला? एक दोहा कोष मिला। ग्रंथ खंडित है। सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोष सरहपा का है। ठीक है? सरकारी पुस्तकालय में भी जो दोहा कोष है वो सरैपा का है। यद्यपि वह बंगला अक्षरों में छप चुका है, कि बंगला अक्षरों में छप चुका है, तो भी हिंदी संस्करण के लिए हमें फिर आवश्यकता होगी, इसलिए उसका भी मैंने फोटो ले लिया, है ना? ये तिल्लोपा का एक दोहा कोष मिला था, लेकिन सरकारी पुस्तकालय में भी दोहा कोष किसका है? सरैपा का है। बताते हैं वो बंगला अक्षरों में वहां पर छप चुका था, लेकिन हिंदी संस्करण के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसका भी फोटो ले लिया लेखक ने। इसके लिए शिक्षा विभाग के डायरेक्टर जनरल मृगेंद्र शमशेर एमए ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अनुज्ञा दे दी, यानी कि अनुमति दे दी। आप राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं, कि पहली बार एमए किया है किसने? शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे मृगेंद्र शमशेर, है ना? ये राणा घराने के सर्वप्रथम एमए हैं। आगे कहते हैं कि एक कपाट पर कृष्ण की मूर्ति उत्कीर्ण है। एक कपाट पर कपाट बोलते हैं किवाड़ को, दरवाजे को, वहां पर कृष्ण की मूर्ति बनाई गई है और दूसरे पर बुद्ध की बनाई गई है। कहने लगे मैं तो दोनों में एक समान भक्ति रखता हूँ। मैंने कहा दोनों ही हिंदू महापुरुष हैं। हमारे यहाँ बहु के लोग भी हिंदू और बौद्ध दोनों भाई कहने की गलती करते हैं, किंतु नेपाल में ऐसी गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वहां लोग जानते हैं कि हिंदू शब्द ब्रह्म धर्मियों और बौद्धों दोनों के साझे का है। तो यहाँ पर हमारे ये 2 आज मैंने पढ़ा दिए हैं, है ना? 2 टॉपिक करा दिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बचा है, उसको और करा देंगे। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है ना? नुकसान आपका ही होना है।